हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के संदर्भ में। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनको भी हम मोस्टली दो रूपों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। डियर स्टूडेंट्स, हमें राजनीतिक जो चिंतन है वो एक प्राचीन रूप में मिलता है और एक आधुनिक रूप में। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मोस्टली जो हम राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले अपने समय में ऐसे सिद्धांतों का जो है चित्रण किया, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताया जो कि राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या रखती है, योगदान रखती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक विचारकों का जो अध्ययन है हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने जो व्यवस्थाएं बताई, वो आज भी उतनी क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उसमें मोस्टली रूप में जो विचारक हैं मनु, कौटिल्य, शुक्र, इसके अलावा बृहस्पति, इसके अलावा वाल्मीकि, और हमें महाभारत के शांति पर्व और यानी वेदव्यास जी के अंतर्गत जो है उन्होंने जो महाभारत लिखा उसमें भी हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से इतिहास की जानकारी के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे शिलालेख, मृदभांड, सिक्के, तो इसी प्रकार से हमें प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन की जानकारी मिलती है वो विभिन्न जो है महाकाव्यों में, साहित्य में, इसके अलावा जो है स्मृतियों में और नीति शास्त्रों में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो स्मृति कर रहे हैं मोस्टली रूप में, जिनके द्वारा मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा गया। और मनुस्मृति जो ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? मनु के द्वारा। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में मनु के संदर्भ में। और जो है कि मनु के जीवन काल के बारे में, उनके जीवन के विषय के बारे में हमें जो है तथ्यात्मक सामग्री का क्या मिलता है? बड़ा ही अभाव मिलता है। तो जीवन काल के विषय में जो है सभी विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो मनुस्मृति जो नामक ग्रंथ लिखा गया उसमें जो है मोस्टली जो है राज्य की आवश्यकता, जब हम राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो राज्य की आवश्यकता, राज्य की उत्पत्ति और जो है जनरली राज्य के कार्य, राज्य के क्षेत्राधिकार, इसके अलावा राज्य सत्ता पर नियंत्रण, और जो है राजा के आवश्यक गुण और मंत्री परिषद, इसके अलावा हम ये कहें राज्य सत्ता पर जो है राज्य का जो प्रशासन है, दंड व्यवस्था है, कानून और न्याय की व्यवस्था है, राज्य कोष और परराष्ट्र संबंधों का जो है विस्तृत रूप से क्या किया गया है, उसमें चित्रण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनके राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। और पहले परिचय देख लेते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो है मनु का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। और राजनीतिक साहित्य में मनु के जो है हमें अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कौन से साहित्य में? राजनीतिक साहित्य के अंतर्गत कि जैसे मानव जाति के प्रथम पुरुष, इसके अलावा सृष्टि का रचयिता, सूर्यपुत्र, मनुस्मृति के प्रणेता और भारत के प्रथम राजनीतिक चिंतन और एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि के रूप में भी जो है इनको जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है बहुत सारे मनु का उल्लेख किया गया है। मोस्टली रूप में जो है दो परंपराएं रही हैं, या इनके जीवन काल के बारे में हम बात करें तो हमें दो बातों का मोस्टली उल्लेख मिलता है कि एक तो शतपथ ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ है उसमें इनका उल्लेख किया गया है, और दूसरा जो है जल पलावन की घटना का उल्लेख किया गया है। उसमें जो है इन दोनों में ही मनु को जो है भावी सभ्यता का, मानव जो सभ्यता है उसका प्रवर्तक माना जाता है, और सृष्टि का जो है इनको रचयिता भी कहा गया है। तो इससे जो है जो
उस मनु नामक जो राजशास्त्री थे उनका विशेष महत्व है। कौन से राजशास्त्री का? कि उस मनु नामक राजशास्त्री का विशेष महत्व है जिन्होंने मनुस्मृति नामक क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। ठीक है। और इस ग्रंथ में जो टोटल जो अध्याय हैं वो कितने अध्याय माने जाते हैं? 12 अध्याय माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों कि जो है मनुस्मृति को मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के रूप में भी इसको जाना जाता है और इसे हिंदू कानून की जो है संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला की भी जो है बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने क्या दी है? संज्ञा दी है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। सभी पक्षों का, जैसे हम बात करें कि व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 क्या माने गए हैं? भारतीय धर्म ग्रंथों में इनको पुरुषार्थ माना गया है कि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसकी प्राप्ति के जो है मोस्टली उपाय बताती हैं ताकि व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक सुखों की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। यानी लौकिक का मतलब हो गया भौतिक और पारलौकिक का मतलब हो गया आध्यात्मिक। प्रिय विद्यार्थियों जो है कि इसको ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति ने व्यक्ति के जो धर्म है, पारिवारिक जीवन है और समाज की अर्थव्यवस्था है, राज व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था पर जो है इसमें विशेष रूप से क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा यह कहा जा सकता है, हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं, सार रूप में, कि ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति में मानव जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से भी उपयोगी विधि विधानों का जो है उल्लेख किया गया है और मनुस्मृति मानव जीवन के लिए आचार संहिता जो है क्या करती हैं? प्रस्तुत करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मनु जो है मनुस्मृति के क्या माने जाते हैं? रचयिता। मनु कौन थे? जिन्होंने मनुस्मृति नामक क्या लिखा? ग्रंथ। तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन है और इनके जीवन काल के विषय में जो है सभी विद्वान एकमत नहीं है। तो हम तथ्यात्मक रूप से जो है इनके जीवन काल के संदर्भ में हम नहीं जो है बता सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें प्राचीन राजनीतिक चिंतन की जो जानकारी मिलती है उसमें प्राचीन विचारक के रूप में जो है कौन माने जाते हैं? मनु। और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो कौन सा था? मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मनुस्मृति। इसमें अध्याय कितने हैं? 12। और अलग अलग अध्याय में अलग अलग बातों का जो है क्या किया गया है? चित्रण किया गया। डियर स्टूडेंट्स, मनु ने जो है राज्य को, किसको? राज्य को, मनु ने राज्य को एक अनिवार्य संस्था बताया। क्या बताया? अनिवार्य संस्था। मनु ने कहा है, यह मनु का मानना था कि राज्य के अभाव में, इसके अभाव में, राज्य के अभाव में किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अराजकता की। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? अराजकता की। और अराजकता का मतलब होता है शासन का अभाव। ठीक है। तो मनु ने जो है राज्य को एक अनिवार्य संस्था बताया है और मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए हैं, मनु ने राज्य की उत्पत्ति, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने, ध्यान रखना कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने राज्य के, किसके? राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो मनु ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दैवी सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का? दैवी सिद्धांत का। ठीक है विद्यार्थियों, कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो मनु ने राज्य के जो है दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अर्थात जब राजा का अभाव था, जब राजा का अस्तित्व नहीं था संसार में, राजा नहीं आया था, तो उस समय जो है अराजकता थी। क्या थी? अराजकता। क्योंकि मनु ने राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना है और ये कहा है कि राज्य के अभाव में अराजकता फैल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जब अराजकता की स्थिति है
तो जो शक्तिशाली लोग थे वो निर्बल लोगों को सताने का क्या करते थे, कार्य करते थे। शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों पर अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे और शोषण करते थे। तो इस प्रकार से संसार में जो है भयावह स्थिति बनी हुई थी। कैसी स्थिति बनी हुई थी, भयावह। और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जो है ईश्वर ने, किसने, ईश्वर ने, ठीक है, जो इस प्रकार की जो स्थिति थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर ने जो है राजा को जो है अपना प्रतिनिधि बनाया। यानी किसकी उत्पत्ति की, राजा की, ठीक है। ईश्वर के द्वारा किसकी उत्पत्ति की गई, राजा की उत्पत्ति की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी को जो है मनु के राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, दैवी सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, दैवी सिद्धांत। इसके अलावा जब राज्य की या राजा की जो उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि जो हमारा समाज है अब दो वर्गों में बट गया। एक तो कौन सा वर्ग, एक तो आ गया शासक, ठीक है, और एक कौन आ गया, शासित। तो शासक तो कौन हो गया उस समय, अकॉर्डिंग टू मनु, राजा। कौन, राजा। और शासित के रूप में कौन हो गई, जनता, ठीक है। तो इस प्रकार से शासक और शासित यानी शासक, शासन और शासित का जो है आविर्भाव हुआ। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति के बाद में हम बात करते हैं राज्य के स्वरूप की। किसकी बात करते हैं, राज्य के स्वरूप। अर्थात मनु ने जो है राज्य के स्वरूप के बारे में, राज्य के स्वरूप कहें या इसके अंग, ठीक है। तो राज्य के स्वरूप के बारे में मनु ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। कौन से सिद्धांत का, सप्तांग सिद्धांत का। राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो मनु ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी सिद्धांत का, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में तो मनु ने राज्य के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अर्थात संसार में भयावहता की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी, और इस स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए ब्रह्मा या ईश्वर के द्वारा किसकी उत्पत्ति की गई है, राजा की। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, दैवी सिद्धांत का। और राज्य के स्वरूप के बारे में, यानी राज्य के जो अंग बताए हैं, राज्य के जो तत्व माने हैं, वो मनु के द्वारा कितने तत्व माने गए हैं, मनु ने 7 बताए। कितने तत्व बताए हैं, 7, ठीक है। ध्यान रखना आपको कि राज्य के जो तत्व बताए हैं, अंग बताए हैं, मनु ने कितने बताए, 7। और इन्हीं 7 अंगों को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो अंग माना गया है वो कौन सा बताया, स्वामी, ठीक है। स्वामी का मतलब क्या है, राजा से, कि राज्य की जो बागडोर होगी, राज्य का जो प्रमुख होगा, जो शासन का प्रमुख होगा, वो कौन होगा, राजा होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो अंग माना है कि राजा अकेला कार्य नहीं कर सकता, राजा को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होने चाहिए, मंत्री, ठीक है। यानी एक मंत्री परिषद का उन्होंने उल्लेख किया है। तो दूसरा अंग किसको माना है, मंत्री को। इसके अलावा तीसरा जो अंग बताया है पुर। पुर का मतलब डियर स्टूडेंट है राजधानी, कि राज्य की एक क्या होगी, राजधानी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है 4th नंबर पे जनपद। कौन सा, जनपद। और जनपद जो है का मतलब होता है कि उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, ठीक है। जनपद का मतलब कि उसमें जो है निवास करने वाली जो जनसंख्या है, भूमि के अंतर्गत रहने वाली, वो किस में आती है, जनपद में। 5th नंबर पे जो है क्या आ जाएगा, राज्य। क्या आएगा, राज्य। और राज्य का जनपद के रूप में ही जो है मनु ने किसका प्रयोग किया है, राज्य के रूप में, ठीक है। यानी राज्य और राज्य के रूप में किसका प्रयोग किया है, जनपद का। इसके अलावा जो है पुर क्या होगी, राजधानी, और जनपद क्या हो गया, जनसंख्या, यानी राज्य। इसके अलावा जो है 5th नंबर पे जो है किसको माना है, कोश। क्या बताया है, कोश, कि राज्य के पास में अपना क्या होना चाहिए, एक
खजाना। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट छठा जो अंग माना है वो दंड को, दंड के रूप में क्या होनी चाहिए, सेना। ठीक है, कि राज्य के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए जो है एक सेना अति महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने सेना को छठा अंग बताया है। और विपत्ति काल में राजा की सहायता करने के लिए कौन होगा, एक क्या होना चाहिए, मित्र राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मनु ने राज्य के स्वरूप के बारे में, उसके अंगों के बारे में मोस्टली जो है राज्य के जो अंग बताए हैं वो कितने बताए हैं, 7। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में हम जो विचारक हैं मनु के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और मनु को जो है प्रथम मानव सभ्यता का प्रवर्तक भी जो है माना जाता है। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, मनुस्मृति। डियर स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में, उस समय कोई मनु परंपरा रही थी और मनु परंपरा में ही कोई मनु हुए जिनके द्वारा मनुस्मृति नामक क्या लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, जिसमें हमें जो है राज्य की आवश्यकता, उसकी उत्पत्ति, राज्य के कार्य क्षेत्र, अधिकार, राज सत्ता पर नियंत्रण, राज्य के आवश्यक गुणों और राज्य प्रशासन, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य कोष पर, राष्ट्र संबंधों पर विस्तार से क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया। और मानव जीवन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है एक संहिता का भी क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। विभिन्न पक्षों का इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने राज्य के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अर्थात जब राजा नहीं था तो जो संसार में अराजकता थी उससे छुटकारा पाने के लिए और शक्तिशाली लोगों से निर्बल लोगों की रक्षार्थ ब्रह्मा के द्वारा किसकी उत्पत्ति की गई है, राजा की उत्पत्ति की गई है। तो इस प्रकार से मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो है दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और राज्य के स्वरूप या अंगों के बारे में जो है मनु ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सप्तांग सिद्धांत का। ठीक है, कौन से सिद्धांत का, सप्तांग सिद्धांत का। इसमें डियर स्टूडेंट्स कि पहला जो अंग बताया है वो स्वामी या राजा को, दूसरा जो है राजा की सहायता करने के लिए कौन होंगे, मंत्री होंगे। इसके अलावा जो है पुर से मतलब है राजधानी से, जनपद का मतलब है कि उसमें निवास करने वाली जनसंख्या से। और ये जनपद का मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य के अनुरूप ही जो है इसका क्या किया है, प्रयोग किया है। अगली क्लास के अंतर्गत हम जो कौटिल्य के संदर्भ में भी विशेष रूप से बात करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र के जो हैं रचयिता थे। और अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप से जो अध्याय हो कितने हैं, 15 अध्याय हैं। कौटिल्य शस्त्र और शास्त्र दोनों के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। और उनके द्वारा रचित जो महानतम जो रचना थी जिसको राजनीति का पुष्प कहा जाता है वो कौन से था, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अगली कक्षा के अंतर्गत हम विस्तार से बात करेंगे कौटिल्य के संदर्भ में। इसके बाद में जो है आपको ध्यान रखना है कि राज्य के जो 7 अंग बताए हैं किसने, मनु ने। इसलिए इसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स आधुनिक समय में राज्य के जो है 7 अंग किसने बताए, मनु ने। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का, सप्तांग सिद्धांत। अर्थात अंग कितने बताए हैं, 7। कितने माने हैं, 7। लेकिन आधुनिक समय में, कौन से समय में, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में राज्य के जो अंग माने गए हैं, कितने माने गए हैं, 4। कितने अंग माने गए हैं, 4। कौन कौन से, सबसे पहले तो जो है निश्चित भूभाग। ठीक है, कौन सा, निश्चित भूभाग। उसके बाद में दूसरा जो अंग बताया गया है या जो अंग जो माना गया है, दूसरा जो अंग आता है वो आता है निश्चित भूभाग के बाद में जनसंख्या। कौन सा, जनसंख्या। और इसके बाद में जो तीसरा जो अंग आता है वो कौन सा आता है, सरकार। और 4th नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, संप्रभुता। कौन सा अंग आता है, संप्रभुता। तो आधुनिक समय में तो राज्य के कितने अंग माने गए हैं, 4। ठीक है, और जो मनु ने जो बताए हैं, मनु के अकॉर्डिंग उन्होंने राज्य के जो अंग बताए हैं कितने बताए हैं, 7 अंग बताए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में जो है
मनु के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है मोस्टली रूप में कि एक तो जो है कौन सा सिद्धांत हो गया, एक तो हो गया राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कौन सा सिद्धांत आएगा? दैवी सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा जो आएगा राज्य के स्वरूप, राज्य के स्वरूप। तो राज्य के स्वरूप के बारे में इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सप्तांग सिद्धांत का। अर्थात कितने अंग बताए हैं? 7, ठीक है। उसके बाद में आता है राज्य का जो कार्य क्षेत्र होता है। क्या आता है? राज्य का कार्य क्षेत्र। तो राज्य का कार्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? राज्य का कार्य क्षेत्र। अर्थात जब संसार में राजा आ गया, राज्य की उत्पत्ति हो गई, तो मोस्टली रूप में जो राज्य के जो कार्य होंगे उनका जो है इसमें विस्तृत रूप से क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है, संसार में जो राजा है उसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या होगा? प्रजा की सुरक्षा करना, ठीक है। प्राथमिक जो दायित्व है वो क्या होगा? क्या बताया मनु ने? प्रजा की सुरक्षा करना। इसके अलावा दूसरा लोक कल्याण करना, जनता का क्या करना? कल्याण करना, ठीक है। तो सेकंड आ जाएगा लोक कल्याण करना। और तीसरा आएगा अर्थव्यवस्था का संचालन करना। किसका संचालन करना? अर्थव्यवस्था का। फोर्थ नंबर पे सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। समाज के 4 जो वर्ण इन्होंने बताए, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। उसके बाद में जो है 5th नंबर पे हम बात करें कि जो है जिसमें मोस्टली राज्य के वर्ग बताएं, राज्य प्रजा की सुरक्षा करना, लोक कल्याण करना, अर्थव्यवस्था का संचालन करना, सामाजिक और परराष्ट्र संबंधों का क्या करना? संचालन करना, ठीक है। परराष्ट्र संबंधों का। डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान संदर्भ में भी परराष्ट्र संबंध वो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, ठीक है, जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो व्यवहार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है 3 मुख्य जो है तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है राष्ट्रीय हित आते हैं। क्या आते हैं? राष्ट्रीय हित। और इन हितों की प्राप्ति के लिए जो राष्ट्र हैं वो परस्पर क्या करते रहते हैं? संघर्ष। तो राष्ट्रीय हित, संघर्ष और हितों की प्राप्ति का जो साधन है वो किसको माना गया है? शक्ति को, जिसको मोस्टली रूप में राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए क्या? संघर्ष, और इनका जो साधन है वो किसके रूप में? शक्ति के रूप में। तो आधुनिक जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको शक्ति का भी विषय कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो विचारक के रूप में मनु थे, मनु के जो प्रमुख जो उन्होंने जो बातें बताई, उनके राजनीतिक विचार, उसके विषय में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम और बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।